नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निशुल्क चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जबलपुर सिंधी कैंप भानतलैया क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व पार्षद रत्नेश तोनकर द्वारा मानव सेवा धर्म का पालन करते हुए 6 महीने से वैक्सीनेशन टीकाकरण आरंभ किए हुए हैं। जिन नागरिकों को प्रथम डोज लग चुका था उन्हें वरिष्ठ भाजपा नेता रत्नेश तोनकर फोन पर जागरूक कर कैंप में दूसरा डोज लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेशन अभियान के बारे में अवगत कराया जा रहा है। लोग उनकी व्यवस्थाओं को देख कैंप में प्रसन्न नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि रत्नेश जी अहम को त्याग कर छोटे बड़े सभी के काम आते हैं। उपलब्धि बेमिसाल। पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो अभियान निरंतर चल रहा है, आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ भी पिछले 6-7 महीने से निरंतर यह वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ सेवा के भाव को लेकर चल रहा है। आज उसी तारतम्य में यहाँ पर लगातार जो हमारे क्षेत्र में, आपके ध्यान में होगा कि हमारे क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, गेहूं बीनने का काम माताएं बहनें करती हैं, ऐसे उस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। और जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं तो उस दिन वो अपने काम को छोड़कर तब वैक्सीन लगवाती हैं। लेकिन उसी बात को भी दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये सुबह जल्दी खुलता है और ऐसी महिलाएं जो काम पे जाती हैं तो बेचारी वो यहाँ पर। मैडम, आप लोग वैक्सीनेशन लगा रही हैं, आप सभी लोग सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, कैसे लोगों का क्या रिस्पॉन्स कैसा है? सब रिस्पांस अच्छा है और यहाँ जनता का भी सहयोग अच्छा है और जिन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज करवाया उनका सहयोग भी अच्छा है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और लोग सभी आ रहे हैं टीका लगवाने। पहला टीका भी लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है और जिनका सेकेंड डोज ड्यू है उनको हम लोग फ़ोन करके भी बुलवा रहे हैं, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की जो व्यवस्था करी गई है रत्नेश तोनकर जी द्वारा, जी पार्षद समाज सेवी हैं, वो कैसा सहयोग रहा? उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कोई हम लोग को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। आपका नाम? जी, मेरा नाम है सरिता कुशवाहा। मैं एएनएम हूँ विक्टोरिया हॉस्पिटल से। जी हाँ, हमारा दूसरा डोज हो चुका है और ये वैक्सीन भी फ्री लग रही है और ये मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो सबकी अपनी वो वैक्सीन वगैरह है जो सब फ्री लगवा रहे हैं, वहाँ की उनको यही धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी सब कोई वैक्सीन लगवाएं अपने, जब तक वो 2 ही डोज लग रहे हैं वैसी। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं करी है रत्नेश तोनकर जी के द्वारा, वो कैसी रही, आपको कैसी लगा? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी रही थी, अपने वो कोई परेशानी नहीं हुई वैसी। अपने वो भी ज़्यादा दूर नहीं, वो कम से कम पास में लगवा रहे, तब उन्हें अपने स्कूल में जहाँ चाहे। नेताजी अपने यहाँ के बहुत अच्छे हैं वैसे। उनका नाम? आपका नाम? हमारा नाम नेहा चक्रवर्ती है। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोकरिया में आजादी के अमृत महोत्सव के आदिवासी समाज के जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अंतर्गत साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल होने क्षेत्र के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक पहुंचे। संगीत की धुन अनचाहे भी थिरकने को मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ ग्राम डोकरिया के कार्यक्रम में शामिल विधायक संजय पाठक के साथ हुआ। आदिवासी नृत्य में खुद भी शामिल होकर थिरके और आदिवासियों संग नृत्य किया। इस अवसर पर आदिवासी जनजाति समाज मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष सोहन लाल चौधरी और अरविंद कुमार की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में संजय पाठक ने कहा कि आपके नृत्य से हम बहुत प्रसन्न हुए और बतौर पुरस्कार 5,100 रुपए की घोषणा भी की और विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना और बिरसा मुंडा मंदिर की स्थापना और निर्माण के लिए 5 लाख रुपए विधायक निधि और अतिरिक्त राशि अपने पास देने की बात कही और कहा कि विगत दिनों भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अनेक आयोजनों की घोषणा भी की और पूर्व से अनेकों योजनाएं कल्याणकारी चला रहे हैं। हमारी विधानसभा की जनता के लिए सदैव खड़ा हूं, आपको कभी किसी तरह की परेशानी न कल होने दिया न आज होने दूंगा। संजय पाठक हमेशा आपकी जनता के साथ खड़ा रहा है। रामचंद्र की आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जयंती तो 15 तारीख को हो गई, लेकिन चूंकि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, आपके समाज के लिए
पूरे मध्य प्रदेश में तो खैर है ही, पूरे देश में बहुत बड़ी उपलब्धि देखी गई। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कानून का विरोध कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी झलकी जब प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। वहीं किसानों के माथे और बल पड़ा है कि अब तक के प्रधानमंत्री की घोषणा जुमला साबित होते आई है। सरकार की मंशा यदि ये 3 कानून वापस करने की थी तो केंद्र सरकार लोकसभा से तीनों कानून को निस्तारित करवाए, तभी सही मायने में खुशी हम किसानों को मिलेगी। कटनी जिले में भी किसानों ने इस घोषणा पर अपनी खुशी का इजहार करके पटाखे फोड़कर किया। सरकार अंततः आप लोगों के आंदोलन जो था किसानों का, उसको वो कहना चाहिए आपके आंदोलन को जीत मिली है, स्वीकार किया है और वापस लिया, कानून की घोषणा किया। उस विषय में आप सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले शब्द तो ये मान लीजिए कि ये तानाशाही के खिलाफ जनतंत्र की जीत है। एक तानाशाही रवैये से किसानों पे तीनों कानून थोपे गए थे और इस तीनों कानून की किसानों की आवश्यकता नहीं थी, मगर सरकार अपनी तानाशाही रवैये के चलते इसको थोपा। लेकिन जनतांत्रिक जीत इसलिए है कि एक लंबी लड़ाई, लगभग 1 वर्ष होने में 1 सप्ताह बाकी हैं, किसान लड़ी, 676 किसान करीब हमारे शहीद हुए। लेकिन उसके बाद भी हम किसान संगठनों और किसानों को इस बात की तारीफ करेंगे कि हिम्मत नहीं हारी, हमने लड़ाई लड़ते रहे अंत तक हम। और ये टोटल एक किस्म से सवाल करो आप, मोदी सरकार ने कृषि कानून तीनों के वापसी करने की घोषणा किया है, क्योंकि आप किसान हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार के द्वारा जो तीनों कृषि कानून काले बिल पास किए गए थे और निश्चित तौर से ये बहुत ही अन्यायपूर्ण था, गलत था। और चूंकि किसानों को मालूम था कि ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और निश्चित तौर से आगे इस तरह की स्थिति होती कि जैसे पूर्व में हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी तरह बिल्कुल, चूँकि उनका मकसद था। सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाया था उसको वापस लेने की घोषणा किया। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी उस पर? सबसे पहले तो यह है कि ये तीनों कानून लाने का कोई मकसद नहीं था देश के अंदर। किसानों को तो वैसे ही निपटाने की कोशिश करी सरकार ने, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो एमएसपी से किसानों को दूर कर रहा था, लागू नहीं कर रहे थे, वो सरासर गलत था। अन्नदाताओं के साथ बहुत गलत कर रही थी सरकार। नवयुवक राठौर समाज समिति सदस्यों के द्वारा राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 303वीं पुण्यतिथि सिविल अस्पताल रोड दुर्गादास राठौर चौराहा पर वीर दुर्गादास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राष्ट्रवीर दुर्गादास जी के जीवन का परिचय देते हुए बताया कि वीर दुर्गादास जी का जन्म 13 अगस्त 1638 को राजस्थान के ग्राम सालवा में हुआ था और 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट पर उज्जैन में 81 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां सुंदर नक्काशी युक्त वीर दुर्गादास राठौर की छतरी बनाई गई है। ये स्थान राठौर समाज और देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वीर दुर्गादास राठौर एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी गाथाएं आज भी अमर हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि मारवाड़ जोधपुर को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराया और हिंदू धर्म की रक्षा की। मनासा में सोमवार को कृषि उपज मंडी खुलते ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 6 बजे से ही किसान अपनी अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। हालत ये रही कि कृषि मंडी से लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर तक करीब 200 से 300 से भी ज्यादा ट्रैक्टरों की लाइन लग गई। मंडी खुलते पहुंचे सड़क पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस प्रशासन भी सजग होकर मंडी के बाहर पुलिस जवानों को तैनात किया, जिससे किसानों को असुविधा न हो और सड़क पर यातायात अवरुद्ध न हो। सोमवार होने के कारण कोर्ट में भी भारी भीड़ देखते हुए जनपद पंचायत के बाद 12:30 से लेकर करीब 1 बजे तक यातायात का भारी दबाव रहा। वहीं 2 दिन की शासकीय छुट्टी के बाद सोमवार को मंडी खुलती है। किसान मंडी पहुंचे, जिसमें लहसुन की आवक सबसे ज्यादा रही। वहीं चालू जिन्सों में सोयाबीन, चना, मक्का, मेथी और अन्य जिन्सों के साथ भी किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। जैसे कि पता है कि अभी शादियों का सीजन भी अपने यौवन पर है। ऐसे में किसान अपनी खेती और सिंचाई के अलावा अपने रोजाना के खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता होने पर अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, कौन कहता है। आसमान से तारे नहीं तोड़ सकते, तबीयत से कभी एक पत्थर तो उछालो यारों। इस बात को कर दिखाया स्लिमिनाबाद जन्मे विक्रम द्विवेदी ने। बचपन से ही एक्टर बनने का सपना संजोए विक्रम द्विवेदी का आज प्रथम स्लिमिनाबाद आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सहकारी सेवा समिति प्रबंधक दिनेश द्विवेदी के सुपुत्र विक्रम द्विवेदी का जन्म 5 फरवरी 1996 को स्लिमिनाबाद में हुआ, जिनकी प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा स्लिमिनाबाद में हुई। इसके बाद वे हायर सेकेंडरी कॉलेज की पढ़ाई जबलपुर से करने के बाद 2015 में मुंबई की तरफ रुख किया, जहाँ पर उन्होंने किशोर नमित कपूर
भरपूर एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद छोटे पर्दे पर वर्ष 2016-17 में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, मेरे साईं वेब सीरीज के भ्रम जैसे सीरियलों में रोल किया। वर्ष 2021 में बहुचर्चित वी सीरियल महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धारावाहिक में नरोत्तम जोशी की भूमिका पर नजर आ रहे हैं। आज सलीमनाबाद प्रथम प्रवास पर उनका स्थानीय युवाओं ने स्वागत किया। विक्रम ने और बताया कि आज इस मुकाम पर पहुंचने का पूरा श्रेय समय माता, पिता और गुरुजनों का है, जिन्होंने हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया है। की दुनिया में एक बड़ा नाम भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि बड़ा नाम तो होगा ही। उसकी प्रतिभा दिखती है, मैंने देखी उसकी सीरियल, उसके उसमें उत्साहवर्धन में भी, और वो सबसे मिलने जुलने के लिए आज वो यहाँ पे आया था पूरे क्षेत्र के साथ। उसका हम लोगों ने उसका सम्मान समारोह और मिलन समारोह के रूप में रखा था, उसी का ये कार्यक्रम है। और नई ऊर्जा के साथ उसको आज हम लोग फिर यहाँ से भेजेंगे मुंबई नगरी में, जहाँ जाके वो फिर से क्षेत्र के गौरव के लिए नए नए सीरियल में बड़े बड़े काम करके वो क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आज विक्रम द्विवेदी की स्वागत समारोह सभा थी। आप लोग उनके मित्र हैं, तो बहुत दिनों के बाद उनसे आपकी मुलाकात हुई, तो कैसा लगा? और आजकल वो एक्टर भी बन चुके हैं। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और बड़े ही हर्ष का विषय हमारे क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के युवाओं को के लिए भी एक आइकन हो गए हैं अभी वो, तो विक्रम द्विवेदी हमारा। तो अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी आशा करते हैं कि बहुत आगे जाएंगे और कुछ और बड़ा करने का और आपको आमंत्रित करने का हमको मौका मिलेगा। चलिए ठीक हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, वो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है rather than financial। अच्छा, चलिए फिर हम आपके वहाँ के कैरियर की बात करते हैं। जब आप फिल्मी दुनिया तक पहुँचे, एक जबलपुर और कटनी जैसे शहर से निकल के आप बड़े शहर में, महानगर जिसको बोला जाता है सपनों की दुनिया, तो जब आप वहाँ पे गए, आपकी वहाँ की चकाचौंध लाइफ से आपने कुछ सीखा कि हमको कैसे क्या करना है, या किसने आपको पहला मौका दिया कि आप जो है इस धारावाहिक में हमारे साथ काम करिए? वो कुछ यादगार आप अपने साथ बताया, शेयर कीजिए हम आपके साथ। तो सबसे पहले जब मुंबई में गया यहाँ से, तो ट्रेनिंग स्कूल में था, एक्टिंग स्कूल में था। वहाँ से निकलने के बाद बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि कहाँ कैसे ऑडिशन लेना है, किससे बात करें, किससे कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं था। धीरे धीरे कांटेक्ट बने। तो सबसे पहले मुझे एक काम मिला था, छोटा सा काम था, ऐ ज़िंदगी एक शो आता है जिंग, उस पर मैंने 2 दिन का काम किया था। ब्रांड का कैरेक्टर मैंने किया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों से मिलता गया, बातें बनती गईं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर बार एक सेट पे जाते हैं और हर बार नई चीज़ें सीखते हैं। तो आज के टाइम पे जब लोगों को रियलिस्टिक एक्टिंग चाहिए। अच्छा, एक ये माना जाता है कि जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो कभी एक ऐसा दौर भी आता है कि जब अपन ये सोचते हैं कि अब हमको ये नहीं करना है, तो ऐसा कभी आपके मन में ख्याल आया, कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई हो कि किसी ने आपको डिमोट किया हो कि नहीं अब आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आपने उसमें स्ट्रगल किया और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे? ये मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हुआ। एक्चुअली इसके पहले जब मैं गया था, मुझे दंगल का शो मिल चुका था। दंगल का शो हमने शूट भी कर लिया था, बट किन्हीं वजहों से चैनल ने रिजेक्ट कर दिया वो शो। एक बार वो रिजेक्शन हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन फिर भी हिम्मत की, वापस शो स्टार्ट किया। जब कोविड जब आ चुका था, तो उस समय लॉकडाउन में करीब 8 महीने से 9 महीने था। उस दौरान मुझे कई बार लगा कि अब मुझे लगता है ये छोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। फिर भी हिम्मत बांधी, एक बार मैं गया, और एक शो और मुझे मिला था, जी आज़ाद करके एक चैनल है उसका, और वो भी बंद हो गया ऑन एयर होने से पहले ही। तब मुझे लगा था कि अब मुझे शायद वापस आ जाना चाहिए। नहीं, तो अब तो जैसे आप एक प्रकार के सेलिब्रिटी बन ही चुके हैं और हमारे क्षेत्र के यूथ आइकन हैं आप, ठीक है? तो यहाँ के यूथ को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोग पढ़ाई के बाद BA, BSc, BCom या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आपके आ जाने से क्षेत्र में एक नया अवसर डेवलप हो रहा है कि लोग एक्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या आप हमारे युवाओं को या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम सिराली में आयोजित कार्यक्रम में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की और मैंने पूरी कोशिश की कि कोविड से किसी की जान न जाए। चौहान ने कहा कि कोविड के काल के बाद प्रदेश के विकास को गति दी है। पूरे प्रदेश में सड़कें, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से जुड़ी अनेकों
योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सिराली क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना पर भी काम चल रहा है। चौहान ने कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि हर गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर गांव हर घर तक नल से पानी पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में राहत देने के लिए 53,000 रुपए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि किसान को केवल 3,600 रुपए बिजली बिल जमा करना होता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम सिराली में अनेक कामों का भूमि पूजन करेंगे। यहाँ पर वे सिराली और सनकोटा मार्ग का जो लगभग 13.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इसका भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पिपलानी और आमला पानी का 9 करोड़, यह मार्ग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इसका भी भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा ग्राम सिराली में सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन और खेल मैदान, ये तीनों लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनेंगे। इन सभी कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मार्गदर्शन दिया। सीहोर यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे जिले के छात्र छात्राओं के लिए टाउन हॉल सीहोर में निशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है, जहां जिले के कलेक्टर ठाकुर ने एमपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन बढ़ाया। यहाँ हमारे नगर पालिका क्षेत्र के बच्चे जो हैं इस लाइब्रेरी में कई दिनों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कई दिनों से ये इच्छा थी कि मैं बच्चों से बात कर सकूं और बच्चों के बहुत सारे प्रश्न थे कि कैसे पढ़ाई करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, समय का मैनेजमेंट कैसे करें, परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या विशेष चीज़ों का ध्यान दें। तो उसको लेकर 1-1.5 घंटे की विस्तार से बच्चों के साथ चर्चा हुई है। प्रयास करें कि भविष्य में और भी ऐसे IAS अधिकारी और ऐसे एमपीपीएससी के सक्सेसफुल लोग हम यहाँ बच्चों से बुला सकें, बच्चों से उनका इंटरेक्शन करा सकें ताकि उनसे बच्चों को सीखने को मिले। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।